हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में एस.के. झा सर का बिहार पुलिस स्पेशल इकोनॉमिक्स को देखने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। स्थापना 1 अप्रैल 1935 और पुनर्गठन 1 जनवरी 1949। फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व, विदेशी विनिमय दर स्थिरता है, जबकि आय एवं परिसंपत्तियों का सामूहिक वितरण यह मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। माफ करिएगा, मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है आय एवं परिसंपत्तियों का सामूहिक वितरण। ऑप्शन नंबर सी। किसी सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? किसी सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि ध्यान रखा जाता है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कमी। क्वेश्चन नंबर 8, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। 10वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में अर्थव्यवस्था के वार्षिक विकास की दर क्या रखी गई है? 10वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में अर्थव्यवस्था के वार्षिक विकास की दर क्या रखी गई है? ऑप्शन देख लें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 7.0%। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? ऑप्शन हो जाएगा ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी समृद्धि। अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी समृद्धि। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी कब? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था, को लोकप्रिय रूप से किस योजना के नाम से जाना जाता था? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना, ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था, को लोकप्रिय रूप से किस योजना के नाम से जाना जाता था? बॉम्बे योजना के नाम से, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उस अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। यहाँ पे क्या फिल होगा? केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना बनाती है। सरकार जो है सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों की योजना को बनाती है। क्वेश्चन नंबर 17, किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना को लागू किया गया था? रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद
1978 से 80, 1974 से लेकर के 78 तक क्या चला था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। एक वर्ष पूर्व ही इसे क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। 4 ही वर्ष का था 5वीं पंचवर्षीय योजना। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है, तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट होगी और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? कर एवं लेखांकन से। कर एवं लेखांकन से। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में, चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार विक्रेता होते हैं व फर्म खरीदार होते हैं। परिवार विक्रेता होते हैं व फर्म खरीदार होते हैं। किसी उत्पाद की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि किसकी ओर ले जाती है? किसी उत्पाद की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि किसकी ओर ले जाती है? ऑप्शन बी, अनियोजित इन्वेंट्री का विसंचय। एक ही साथ लिखा गया है, अनियोजित इन्वेंट्री का विसंचय। ऑप्शन नंबर बी। मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संतुलन कीमत घट जाएगी। उस ग्राफ को क्या नाम दिया गया है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जो एक उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्यों पर और विशेष आय स्तर के भीतर आर्थिक दृष्टि से वहन कर सकता है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। उस ग्राफ को क्या नाम दिया गया जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जो एक उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्यों पर और विशेष आय स्तर के भीतर आर्थिक दृष्टि से वहन कर सकता है? बजट रेखा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? राजकोषीय नीति का एक घटक क्या नहीं है? क्या हो जाएगा? व्यापार नीति। व्यापार नीति। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? रेल बजट को आम बजट के साथ कब मिलाया? 2017 में। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार, यह तो है ही है। मूल स्थिरता, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा। लेखानुदान का अर्थ होता है लेखानुदान। बजट पारित होने तक लंबित धनराशि का विनियोग। बजट पारित होने तक लंबित धनराशि का विनियोग। केंद्र सरकार के लिए कर राजस्व के निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्रोतों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार के लिए कर राजस्व के निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्रोतों पर विचार कीजिए। निगम कर। निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, सीमा शुल्क, संघ उत्पाद शुल्क। निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प कर राजस्व के संदर्भ में सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम, घटते क्रम। ऑप्शन नंबर ए। वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का क्या अर्थ है? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिस दर पर राज्यों और केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहेगा। जिस दर पर राज्यों और केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहेगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशत ही नगरीय जनसंख्या 31.16%। भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से निम्नलिखित किसके विकास में गंभीर अड़चनें आई हैं? भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि से किसके विकास में गंभीर अड़चनें आई हैं? अड़चन जो आया है
ऑप्शन नंबर बी सामाजिक आर्थिक के विकास में गंभीर अड़चन आई है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से किस भारतीय राज्य का स्थान उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा है? जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान जो है महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान किसका है तो बिहार का है, चौथा स्थान पश्चिम बंगाल का है और पांचवा स्थान किसका है आंध्र प्रदेश का। ध्यान रखिएगा, पहला स्थान यूपी, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान बिहार, चौथा स्थान पश्चिम बंगाल और पांचवा स्थान आंध्र प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी होना चाहिए हरियाणा। और सर्वाधिक जो है यह कहाँ है तो केरल। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे कम है? केरल में। ऑप्शन नंबर बी केरल। निम्न कारण से जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? समान स्थिति बेरोजगारी। निम्नलिखित में से कौन महिलाओं के लिए आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है? आय उत्पादक कार्यक्रम नहीं है महिलाओं के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम। पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? वी के आर वी राव ने। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी संरचनात्मक है। ऑप्शन नंबर डी। जीडीपी शब्द के खोजकर्ता कौन है? सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी के शब्द के खोजकर्ता कौन है? उम्बेर्टो सुल्पासो। सकल घरेलू उत्पाद को किस रूप में परिभाषित किया गया है? सकल घरेलू उत्पाद को किस रूप में परिभाषित किया गया है? किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। निम्न में से बहुआमी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। निम्न में से बहुआमी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत कौन सा दिया गया है? ऑप्शन को देख लें। सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है। सूचकांक में 10 प्रचालन शामिल हैं। प्रत्येक प्रचालन को समान भार दिया गया है। इसमें जो गलत है ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है? आत्मनिर्भरता का सूचक क्या है? उन वस्तुओं के आयतन से बचना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। उन वस्तुओं के आयात से बचना जिनका उत्पादन देश में किया जा सकता है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? जीएसटी में कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? उत्पादन शुल्क, मूल्यवर्धित कर, सेवा कर शामिल किया गया, जबकि सीमा शुल्क नहीं शामिल किया गया है। जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? जीएसटी के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? जीएसटी नेटवर्क, एक मिनट सब एक साथ लिख दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया जीएसटी नेटवर्क का गठन, जीएसटी नेटवर्क का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया था। जीएसटी नेटवर्क का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? कौन सा क्षेत्र जो है जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? यह देता है कौन सा क्षेत्र? तो हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। सेनवेट का संबंध किससे है? सेनवेट का संबंध हो जाएगा किससे? उत्पादन शुल्क से। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर नहीं है धन कर, जबकि सीमा शुल्क, उत्पादक कर, वस्तु एवं सेवा कर यह सब अप्रत्यक्ष कर है। संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघाई सहयोग संगठन के बारे में बताना है कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं। इसका गठन 2001 में हुआ था। भारत इसका सदस्य नहीं है। कौन सा कथन सही दिया गया?
भारत इसका सदस्य नहीं है। कुल 8 देश संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। 53 का जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 56, औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मुरैना में। सेबी का मुख्यालय स्थित है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में। प्रतिभूति अनुबंध विनिमय अधिनियम के तहत भारत सरकार ने किस स्टॉक एक्सचेंज को सबसे पहले मान्यता दी थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर पहला एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किस वर्ष में कारोबार किया गया था? 2000 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 मुख्य उद्योगों में शामिल नहीं है? कपास जो शामिल नहीं है, जबकि उर्वरक, इस्पात, प्राकृतिक गैस ऐसा शामिल है। नेक्स्ट है NPCI का पूर्ण रूप क्या है, जो भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक संगठन है? NPCI इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए। औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन का सदस्य नहीं था? सार्क का सदस्य देश नहीं था। म्यांमार। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में औद्योगिक प्रदर्शन को मापने के लिए औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक जारी करती है? कौन सी एजेंसी भारत में औद्योगिक प्रदर्शन को मापने के लिए औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक जारी करती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक औद्योगिक विकास के लिए पहल नहीं है? कौन सी एक औद्योगिक विकास के लिए पहल नहीं है? डिजिटल इंडिया। निम्नलिखित उपभोग मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित उपभोग मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। शहरी श्रमेतर कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन क्या दिया गया? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा उपरोक्त में कौन से सूचकांक संकलित किए जाते हैं? तो केवल 4 दिया गया, 68 का सी दिया गया है। शहरी श्रमेतर कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में मध्यम उद्यमों में उद्योग के लिए निर्धारित निवेश सीमा है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में मध्यम उद्यमों के लिए निर्धारित निवेश सीमा है? 5 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये से कम। तो हार्ड इकोनॉमिक्स का प्रश्न दिया गया है। नई औद्योगिक नीति 1991 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। इसने देश में विदेशी निवेशों की सीमा में ढील दी। ऑप्शन नंबर ए। उद्योग जिसके लिए छोटे पूंजी आधार की आवश्यकता होती है कहलाता है लघु उद्योग। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन भारत में हमारी आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा का दूसरा प्रमुख स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन भारत में हमारी आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा का दूसरा प्रमुख स्रोत है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इनमें से कौन विकास की नेहरू महालनोबिस मॉडल रणनीति की विशेषता नहीं है? कौन विकास की नेहरू महालनोबिस मॉडल रणनीति की विशेषता नहीं है? अर्थव्यवस्था में राज्यों की प्रमुख भागीदारी। विनिवेश से आप क्या समझते हैं?
विनिवेश से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अपने इक्विटी का कुछ हिस्सा जनता को बेचकर निजीकरण को विनिवेश के रूप में जाना जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अपनी इक्विटी का कुछ हिस्सा जनता को बेचकर निजीकरण को विनिवेश के रूप में जाना जाता है। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? लागू किया गया था राजा जे चलैया समिति। भारत में सेवा कर किस वर्ष लागू किया गया था? सेवा कर 1994-95। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रत्यक्ष विदेशी में निवेश शामिल नहीं होगा? कौन भारत के प्रत्यक्ष विदेशी में निवेश शामिल नहीं होगा? पोर्टफोलियो निवेश। निम्नलिखित में से कौन सा कर नगर निगम की आय का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कर नगर निगम की आय का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है? आयकर। सरकार द्वारा वस्तु या सेवाओं के मूल्य पर लगाई जाने वाली उच्चतम सीमा को क्या कहा जाता है? सरकार द्वारा वस्तु या सेवाओं के मूल्य पर लगाई जाने वाली उच्चतम सीमा को क्या कहा जाता है? मूल्य समायोजन। भारत में रेपो दर की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? भारत में रेपो दर की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? क्या की जाती है? आरबीआई के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण संपत्ति कर, जबकि मनोरंजन, स्टाम्प और पंजीकरण, बिक्री कर यह सब अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। वह स्थिति जिसमें बाजार की आपूर्ति बाजार की मांग से मेल खाती है संतुलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर। किसी देश के भुगतान संतुलन में सम्मिलित हैं। किसी देश के भुगतान संतुलन में सम्मिलित हैं वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजी प्राप्तियों और भुगतान। ऑप्शन नंबर डी। मांग की कीमत लोच शून्य होने का तात्पर्य क्या है? मांग की कीमत लोच शून्य होने का तात्पर्य क्या है? कीमत में जो कुछ भी परिवर्तन हो मांग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता। कीमत में जो कुछ भी परिवर्तन हो मांग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता न हानि, उसे क्या कहते हैं? सहभोजिता। ऑप्शन नंबर डी। अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे? समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे? भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? बीपीसी। 87 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हाँ सही है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकता है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकता है राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं। किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जाएगा? समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। 8 मूल उद्योग सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको महत्व दिया गया है? किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? सर्वाधिक महत्व जो दिया गया है यह दिया गया है विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन। केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कितना पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है? 2.40 लाख करोड़। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया? 25%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट पेश किया। 2023 के बजट भाषण में सीतारमण ने कितने देर बाद की भाषण दी? 1 घंटा 25 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय बजट 2023 में चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना है? केंद्रीय बजट 2023 में चालू वर्ष की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना है? 7%। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा कितनी से बढ़ाई जाएगी? 15 लाख से 30 लाख। 15 लाख से 30 लाख। प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर कितना अधिक किया गया है? 79,000 करोड़। 2023-24 के बजट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2023-24 के बजट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1.97 लाख। पहले चरण में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के
डिजिटलीकरण के साथ भारत श्री एक डिजिटल एपिग्राफी संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा। श्री के लिए आई किसके लिए प्रयुक्त है? श्री में जो आई है यह किसके लिए प्रयुक्त है? इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन नंबर सी, इंस्क्रिप्शन के लिए। सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? बजट जो पेश किया जाता है लोकसभा में। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये की आय के बीच आयकर स्लैब के लिए कर की दर क्या है? 15%। चलिए इकोनॉमिक्स को भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें और इसे शेयर भी क्या करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।